दोस्तों आज का ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम रिसेंटली साइंटिफिक कम्युनिटी में हुए 5 सबसे मेजर अपडेट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे आज से 50 साल पहले साल 1970s में नासा के वाइकिंग मार्स मिशन के दौरान नासा की एक गलती से मार्स पर मौजूद इकलौता एलियन जीवन भी समाप्त हो गया। सेकंड में हम नासा और इसरो के बीच साइन किए गए आर्टिमस अकॉर्ड के बारे में जानेंगे, जिसके जरिए शायद इंडियन एस्ट्रोनॉट भी नासा के आर्टिमस प्रोग्राम के तहत साल 2025 में मून पर ह्यूमन कॉलोनीज बसाने के लिए जा पाएंगे। पर उससे पहले इसरो और नासा के कोलैबोरेशन के चलते साल 2024 में इंडियन एस्ट्रोनॉट भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के लिए जाने वाले हैं। तीसरे अपडेट में हम चंद्रयान 3 और उसके चांद पर पहुंचने के बाद परफॉर्म किए जाने वाले वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे। और चौथे में हम नासा और इसरो द्वारा मिलकर बनाई गई एक पावरफुल SUV साइज सैटेलाइट निसार के बारे में जानेंगे, जिसे रिसेंटली नासा ने इसरो को हैंडओवर कर दिया है। और ये सैटेलाइट इतनी पावरफुल है कि लॉन्च के बाद ये केवल 12 दिन में एंटायर अर्थ का एक डिटेल्ड मैप तैयार करेगी। और पांचवे और सबसे फाइनल अपडेट में हम एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों शुरुआत करते हैं मार्स से। नंबर 1, हाउ ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉयड द ओनली लाइफ ऑन मार्स। दोस्तों ऑलमोस्ट 50 साल से हम ह्यूमंस लगातार मार्स पर एलियन लाइफ की खोज कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे हाथ मार्स की धूल के अलावा और कुछ भी नहीं लगा है। बट रिसेंटली एस्ट्रोफिजिसिस्ट डर्क स्क्यूल्स ने अपनी एक स्पीच के दौरान कहा कि हम मार्स पर अभी तक कोई लाइफ इसीलिए नहीं ढूंढ पाए हैं क्योंकि मार्स पर मौजूद इकलौती लाइफ को हम आज से 50 साल पहले ही खत्म कर चुके हैं। अब ऑफ कोर्स जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में। डर्क का यहाँ इशारा 1970s में नासा द्वारा मार्स पर भेजे गए वाइकिंग लैंडर से था, जिसके शुरुआती टेस्ट में उसे वहाँ क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिज्म लाइफ मिली थी जो एक्चुअल मार्शियन एलियन लाइफ थी, जिसके बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि ये ऑर्गेनिज्म वहाँ मार्स के ड्राई एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर चुके थे और उसी एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करते थे। लेकिन बाद में नासा ने इन ऑर्गेनिजम्स पर एक्सपेरिमेंट करने में एक ऐसी गलती की जिससे उस एक्सपेरिमेंट में ऑर्गेनिजम्स की मौत हो गई और उसके बाद सारे लाइफ डिटेक्शन रिजल्ट नेगेटिव आए, जिसके बाद आज तक हम मार्स पर किसी भी तरह की कोई भी लाइफ के निशान नहीं ढूंढ पाए हैं। बट द क्वेश्चन इज कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन द वाइकिंग एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों साल 1970s में जब नासा ने मार्स पर वाइकिंग लैंडर्स को भेजा तो उनका काम मार्स पर मार्शियन लाइफ को ढूंढना था। इस एक्सपेरिमेंट को 3 टेस्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें पहले 2 एक्सपेरिमेंट में लैंडिंग साइट की मार्शियन सॉइल पर रिसर्च करके उसमें माइक्रोबायल मेटाबॉलिज्म और ऑर्गेनिक सिंथेसिस की जांच करना था, एंड थर्ड उनके द्वारा एक्सचेंज की जाने वाली गैसेस की कॉम्पोजिशन को समझना था। अब वाइकिंग लैंडर के मार्स की सरफेस पर उतरते ही इसने अपने इन तीनों एक्सपेरिमेंट को शुरू कर दिया। अब हैरानी की बात यह थी कि शुरुआती दोनों एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए, जिसमें मार्स की सरफेस पर सॉल्टी रॉक्स में पाए जाने वाली क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिज्म लाइफ डिटेक्ट की गई। बट यहाँ पर चीजें थोड़ी सी बदल गई क्योंकि अब वैज्ञानिकों ने एक्साइटमेंट में नेक्स्ट टेस्ट के लिए मार्स की सॉइल में पानी को मिक्स कर दिया। लेकिन वैज्ञानिकों का मार्शियन सॉइल में पानी को ऐड करने के बाद जितने भी टेस्ट किए गए ना, उन सभी में लाइफ डिटेक्शन के रिजल्ट नेगेटिव रहे। मानो कि पानी को ऐड करते ही उसमें मौजूद सारे ऑर्गेनिजम्स लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। अब वैज्ञानिक इस एक्सपेरिमेंट को लेकर आज तक कंफ्यूजन में है कि क्या पहले वाले दोनों एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सही थे या फिर पानी को ऐड करने के बाद किए गए एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सही थे। और डर्क स्क्यूल्स ने इसी कंफ्यूजन का जवाब देते हुए ये थियरी दी है कि नासा का उस समय मार्शियन सॉइल में वाटर को ऐड करना ही सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जिसने मार्स पर पनप रही इकलौती एलियन लाइफ को खत्म कर दिया। अब डर्क स्क्यूल्स ने इसे एक्सप्लेन करते हुए अर्थ के एटाकामा डेजर्ट का एग्जांपल दिया, क्योंकि वहां भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मौजूद है जो सॉल्ट रॉक्स में रहते हुए बिना बारिश या बिना डायरेक्ट पानी के केवल एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जिंदा रहता है। इस प्रोसेस को हाइग्रोस्कोपिसिटी कहा जाता है। अब अगर इस तरह के ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट पानी दिया जाता है ना, तो वो इतना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और उसमें डूबकर मर जाएंगे। इसीलिए जब 1970s के वाइकिंग लैंडर एक्सपेरिमेंट में जब अलग से पानी को ऐड किया गया, तभी वहां की मार्शियन सॉइल में मौजूद क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिज्म की ज्यादा पानी के चलते डूबकर मौत हो गई, जिसे टेक्निकल टर्म्स में हाइपर हाइड्रेशन कहा जाता है। डर्क ने इसका एग्जांपल देते हुए ये भी
कहा कि ये कुछ ऐसा ही है जैसे अगर कोई एलियन पृथ्वी पर आए और उस समय आप किसी रेगिस्तान में पानी के लिए तड़प रहे हो, तो फिर वो एलियन आपकी प्यास को बुझाने के लिए आपको सीधा समुद्र में डुबा दे और सोचे कि क्योंकि इंसानों को पानी की जरूरत है इसीलिए समुद्र में डूब जाने से इंसान की जान बच जाएगी, जबकि हम सब जानते हैं कि इस तरह तो डूबकर इंसान मारा जाएगा क्योंकि ये पानी उसकी जरूरत से काफी ज्यादा है। वैसे आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि चलो तब जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी भी तो हमारे रोवर और लैंडर्स मार्स पर मौजूद है, तो अभी भी हमें मंगल के किसी और हिस्से में कोई लाइफ के निशान क्यों नहीं मिल रहे? तो इसके लिए आपको लाइफ के एवोल्यूशन को समझना होगा। देखो, एवोल्यूशन किसी एक जगह से चलता है। नाउ एग्जांपल के लिए वो सिंगल सेल्स जिनसे पास्ट में मल्टीप्लाई होकर मल्टी सेल्यूलर वाले एनिमल्स और हम ह्यूमंस का निर्माण हुआ है, शुरुआत में वो भी ओशियन के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में ही इवॉल्व होना शुरू हुए होंगे। एंड इमेजिन करिए कि अगर उसी वक्त वहां पर कोई एलियन आकर उस सिंगल सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते, तो फिर क्या आज हम ह्यूमंस एग्जिस्ट करते? नहीं कर पाते। बस सेम फैक्ट यहां भी दिया जा रहा है। नंबर 2, नासा वेलकम्स इंडिया इन आर्टिमस अकॉर्ड। तो 21 जून 2023 को जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका में स्टेट विजिट पर थे, तब वॉशिंगटन के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में एक सेरेमनी के दौरान इंडिया ने नासा के आर्टिमस अकॉर्ड पर सिग्नेचर किया और इस तरह इंडिया उस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला 27th कंट्री बन गया। अब दोस्तों, आर्टिमस अकॉर्ड्स को साल 2020 में अमेरिका और 7 अदर फाउंडिंग मेंबर कंट्री के द्वारा मिलकर बनाया गया था। नासा के मुताबिक इस पार्टनरशिप का मकसद अंतरिक्ष में पीसफुल मिशंस को अंजाम देना है और मिलकर एक साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ाना है, वो भी बिना किसी कंट्री की सोवरेनिटी ब्रेक किए। वैसे आर्टिमस अकॉर्ड्स को ज्वाइन करने के बाद ये अजम्पशंस भी लगाई जा रही है कि शायद इसके तहत नासा और इसरो मिलकर इंडियन एस्ट्रोनॉट को भी आर्टिमस मिशन में शामिल कर सकते हैं, जिसमें कि कुछ इंडियन एस्ट्रोनॉट भी आर्टिमस के साल 2025 में होने वाले मैन मेड मिशंस के तहत उनके साथ मून के साउथ पोल पर भेजे जाएंगे और वहां कुछ दिन के लिए एक टेम्पोररी मून बेस बनाकर रहेंगे। वैसे ये भी एक एजम्पशन ही है, अभी नासा ने ये कंफर्म नहीं किया है कि वो आर्टिमस प्रोग्राम में एस्ट्रोनॉट को मून पर लेकर जाने वाले भी है या नहीं। बट इसके अलावा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग थिंग ये थी कि इसी दौरान व्हाइट हाउस से एक और अनाउंसमेंट हुई जिसमें कहा गया कि साल 2024 को इंडियन एस्ट्रोनॉट भी नासा और इसरो के कोलैबोरेशन के चलते अब ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। नंबर 3, चंद्रयान 3 फर्स्ट लैंडर टू लैंड ऑन मून साउथ पोल। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होने वाला चंद्रयान 3 पहला मिशन होगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंड होगा, जो चंद्रमा की एक ऐसा साइड है जो हमेशा शैडो यानी कि अंधेरे में घिरी रहती है क्योंकि यहाँ सनलाइट नहीं पहुंचती, जिसके कारण यहाँ पर मिशन भेजना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए मून का साउथ पोल आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। अब इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि चंद्रयान 3 और इसे स्पेस में ले जाने वाला जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ऑलरेडी इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर लॉन्च पैड पर इंस्टॉल किया जा चुका है। इसरो के अकॉर्डिंग इस पूरे चंद्रयान 3 के 3 मेन ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला, चंद्रमा के साउथ पोल पर सेफली एंड सॉफ्ट लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट करना, दूसरा, रोवर को उसकी सरफेस पर चलाना और तीसरा, मून सरफेस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, जिसके लिए चंद्रयान 3 में 3 मेजर मॉड्यूल ऐड किए गए हैं। लैंडर मॉड्यूल यानी कि LM, प्रोपल्सन मॉड्यूल यानी PM एंड रोवर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार मिशन में ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी सक्सेसफुल तरीके से काम कर रहा है और उसी का चंद्रयान 3 में भी कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा। अब इस पूरे मिशन में सबसे क्रूशियल पार्ट लैंडर मॉड्यूल और रोवर का होने वाला है। जब चंद्रयान 3 लूनार सरफेस से 7 किलोमीटर की हाइट पर होगा तब लैंडर मॉड्यूल लैंडिंग स्टार्ट कर देगा, लेकिन इससे पहले तक प्रोपल्सन मॉड्यूल पूरे मिशन को संभाले रखेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही प्रोपल्सन मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट को लेकर मून सरफेस के 2 किलोमीटर करीब तक पहुंचेगा ना, तभी इसमें लगे सारे ऑटोमेटिक सेंसर स्टार्ट हो जाएंगे और वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन के जरिए एक राइट लैंडिंग लोकेशन को चूज करेंगे। इसके बाद जब लैंडर मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा तब इसरो के वैज्ञानिकों के कमांड पर इसके अंदर से चंद्रयान 3 रोवर बाहर आएगा और चांद की सरफेस पर अपने पहले पहिए रखेगा। इस मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोवर ही है, जो मून की सरफेस पर उतरकर घूमते हुए मून की सॉइल का केमिकल एनालिसिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा और सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इसे लैंडर मॉड्यूल को भेजेगा, जिसके बाद लैंडर इस इंफॉर्मेशन को मून को ऑर्बिट कर रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को भेजेगा, जो इस इंफॉर्मेशन को फिर इंडिया में बैठे इसरो के वैज्ञानिकों को भेजेगा। नंबर 4, नासा इसरो सार यानी निसार सैटेलाइट।
सैटेलाइट। तो दोस्तों ये अपडेट भी हमें नासा और इसरो के बीच बढ़ती हुई पार्टनरशिप को दिखा रहा है, जिसमें रिसेंटली नासा ने इसरो को निसार सैटेलाइट हैंडओवर किए हैं। निसार एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होने वाली है, जिसे नासा और इसरो दोनों ने जॉइंटली डेवलप किया है। ये एक SUV साइज का सैटेलाइट है, जिसे अब फाइनल इंटीग्रेशन के लिए इसरो के बेंगलुरु बेस्ड UR राव सैटेलाइट सेंटर में रखा गया है, जहां पर इसरो भी इसमें कई इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट को ऐड करेगी, जिसके बाद फाइनली इस सैटेलाइट को साल 2024 की शुरुआत में श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। निसार में L&S डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि SAR होने वाला है, जो स्वीप SAR टेक्निक की मदद से अर्थ का हाई रेजोल्यूशन डेटा कैप्चर कर सकेगा। इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड रडार इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर यानी कि IRIS भी ऐड किया जाएगा, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स को डिटेक्ट और स्टडी करने में मदद करेगा। इसके अलावा ये पृथ्वी के इकोसिस्टम में होने वाले चेंजेस जैसे कि आइस मास, वेजिटेशन, बायोमास, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर को भी रियल टाइम में मेजर करेगी। साथ ही इसमें लगा L&S डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि SAR नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, सुनामीज, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स को भी टाइमली डिटेक्ट कर सकेगा। नंबर 5, DNA डेटा स्टोरेज। तो दोस्तों वीडियो के अंत में हम बात करने वाले एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपके होश उड़ा देगा। आज के समय में डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम सबके फोन, लैपटॉप्स अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन से भरे होते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस इंटरनेट पर हम वीडियोस को देखते हैं ना, या किसी भी आर्टिकल को पढ़ते हैं, वो डेटा भी कहीं ना कहीं सर्वर्स में स्टोर किया जाता है। इस तरह देखा जाए तो आज के समय में करीब 11 ट्रिलियन गीगाबाइट्स डेटा एग्जिस्ट करता है, और हर दिन इसमें एटलीस्ट 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स नया डेटा जनरेट होकर ऐड होता रहता है। और ये सब डेटा इतना मैसिव है कि इसको स्टोर करने के लिए कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सर्विस स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जाती है, जो कई एकड़ में फैली होती है। और ये तो अभी इंटरनेट की शुरुआत ही है। ऐसे में अगर हम इसी स्पीड पर डेटा प्रोड्यूस करते रहे ना, तो एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर इसे स्टोर करने के लिए ना सर्वर होंगे और ना ही कोई जगह होगी। पर इसका एक सोल्यूशन आ चुका है, एक ऐसी चीज जो हर एक लिविंग बीइंग में पाई जाती है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में DNA यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, जिसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि इसके केवल 1 ग्राम में हम 215 पेटाबाइट्स यानी 215 मिलियन गीगाबाइट्स डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता दें तो यही सेम अमाउंट ऑफ डेटा अगर आपको आज की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड 400 ग्राम्स की 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क में स्टोर करना है, तो DNA का 1 ग्राम में स्टोर 215 मिलियन गीगाबाइट डेटा डिस्क में स्टोर करने के लिए 88 मिलियन ग्राम्स हार्ड डिस्क की जरूरत होगी। मतलब सिंपल वर्ड्स में DNA स्टोरेज फ्यूचर में डेटा स्टोरेज के लिए रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी हो सकती है, जो पूरी तरह हमारी स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। बट क्या ये इतना आसान है? वेल, बिल्कुल भी नहीं। एज वी नो, DNA एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, और यही वो चीज है जो हमारे जेनेटिक कोड के मुताबिक हमारे स्किन कलर, आई कलर, हाइट एंड अदर फिजिकल थिंग्स को सिलेक्ट करता है। अगर थोड़ा डिटेल में जाए ना, तो स्पाइरल शेप DNA मल्टीपल एंड अल्टरनेटिंग पेयर से बना होता है, जिसमें मेनली 4 यूनिक न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, जिनमें एडेनाइन, गुआनाइन, क्रिस्टोनाइन एंड थीमाइन होता है। और जब DNA डेटा स्टोरेज की बात आती है ना, तो आज की टेक्नोलॉजी जैसे ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक स्टोरेज, जहां इंफॉर्मेशन बाइनरी डिजिट्स यानी 1 एंड 0s में स्टोर की जाती है, उसकी जगह DNA में इंफॉर्मेशन उसके 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस ACGT में स्टोर की जाती है। इसे आप एक तरह की कोडिंग लैंग्वेज भी मान सकते हैं। अब जिस इंफॉर्मेशन को बाद में वैज्ञानिक या इंजीनियर रीड करने के लिए बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब DNA में डेटा स्टोरेज के इस पूरे प्रोसेस में 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट, बाइनरी कोड को DNA के न्यूक्लियोटाइड बेसिस में कोड करना, देन सिंथेसाइजिंग के जरिए उसे कोल्ड प्लेस में स्टोर करना, एंड फाइनली रीड करने के लिए डिकोड करना। अब DNA डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी की सबसे बेस्ट चीज ये है कि DNA में स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को आप लिटरली 100 से ऑलमोस्ट 1000 ऑफ ईयर्स तक सेफली सिक्योर करके रख सकते हैं, और जब आप 1000 साल के बाद इस इंफॉर्मेशन को रीड करोगे तब भी उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। बस आपको उस DNA को पूरे समय के लिए फ्रीज करके रखना होगा। जबकि आज जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं ना, जिसमें चाहे हार्ड डिस्क हो या फिर कोई भी स्टोरेज टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, सभी कुछ सालों के लिए या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दशक के लिए ही होती है। उसके बाद ये अपने आप ही करप्ट होने लगती है, यानी इनके इंफॉर्मेशन समय के साथ साथ लॉस्ट होते जाते हैं।
वैसे आपको बता दूं कि डीएनए स्टोरेज टेक्नोलॉजी अभी भी इतनी फ्यूचरिस्टिक चीज नहीं है, क्योंकि इसे साल 2012 से ही कई इंटरनेशनल कंपनी अपने हाईली सिक्योर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज कर रही है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा महंगी है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए केवल 2 मेगाबाइट फाइल्स को स्टोर करने के लिए ही करीब $7,000 यानी ऑलमोस्ट 6 लाख का खर्चा आता है। इतना ही नहीं बल्कि जब आपको इस इंफॉर्मेशन को रीड करना होगा तो हर एक रीड के दौरान डिकोडिंग में ही आपका करीब $2,000 यानी करीब 1,60,000 रुपए का खर्चा आएगा। अब आई नो ये काफी ज्यादा है। इन शॉर्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बट अभी के लिए ये हम नॉर्मल लोगों की पहुंच से तो बहुत ही बाहर है। आई थिंक आने वाले कुछ साल बाद जब ये टेक्नोलॉजी सस्ती होगी तब शायद हम इसे यूज करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपको साइंटिफिक कम्युनिटी के बारे में काफी सारे नए न्यूज मिल गए होंगे। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए इस सीरीज में तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।